हमारी कहानी शुरू होती है एक भीड़ भरी ट्रेन में, जहां एक आदमी गुस्से में खड़ा होता है क्योंकि उसे सीट नहीं मिलती। अपना गुस्सा निकालने के लिए वो सामने बैठी एक लड़की पर चिल्लाने लगता है, उठ, ये मेरी सीट है। लड़की डरते हुए कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे बैठने की जरूरत है। लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी बेइज्जती करता है और धीरे धीरे उस पर हाथ उठाने लगता है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि आसपास के लोग सब कुछ देखते हुए भी चुप रहते हैं। तभी पीछे खड़ी एक बूढ़ी औरत ये सब देख रही होती है। वह न चिल्लाती है, न ही हीरो बनने की कोशिश करती है। बस अपने बालों से एक छोटी सी हेयरपिन निकालती है और ट्रेन रुकने का इंतजार करती है। जैसे ही ट्रेन रुकती है और भीड़ धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकलती है, वो बूढ़ी औरत भी आगे बढ़ती है। एक पल के लिए वो उस आदमी के पास से गुजरती है और चुपचाप उसके शरीर को हेयरपिन से छू देती है। इतनी तेजी और सफाई से कि आदमी को एहसास तक नहीं होता और वो सामान्य तरीके से ट्रेन से बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है, अचानक जमीन पर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और इस तरह बिना किसी शोर शराबे के 65 साल की एक बूढ़ी औरत अपना काम पूरा कर देती है। वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि 40 साल का तजुर्बा रखने वाली एक प्रोफेशनल किलर है। लेकिन कोई भी पैदाइशी किलर नहीं होता। इस कहानी की असली शुरुआत 40 साल पहले होती है, जब एक 16 साल की लड़की कड़कड़ाती ठंड में बर्फ पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी एक आदमी उसे बचाकर अपने घर ले जाता है। वो उसे काम देता है और पहली बार उसे जिंदगी में सुकून मिलता है। लेकिन एक रात एक खतरनाक आदमी उस पर हमला करता है। अपनी जान बचाने के लिए वो उसे मार देती है। जब उसका मालिक घर आता है तो वो डरते हुए कहती है, मुझे घर से मत निकालना। लेकिन वो शांति से जवाब देता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने बस एक कीड़े को कुचला है। और उसी दिन उसे एक नया नाम मिलता है, नेल्स। यहीं से शुरू होती है एक सीधी सादी लड़की की कहानी, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे खतरनाक हत्यारिन बन जाती है। रेयू फिर अपनी असली पहचान बताता है। वो सिर्फ एक डिनर का मालिक नहीं, बल्कि एक सीक्रेट अंडरग्राउंड एजेंसी का टॉप ऑपरेटिव होता है, जो शहर के सबसे खतरनाक लोगों को खत्म करता है। वह नेल्स को ट्रेन करता है एक परफेक्ट किलर बनने के लिए। उसे सिखाता है, इमोशंस भूल जाओ, बिना झिझक के मारो, क्योंकि वो लोग इंसान नहीं, एक बीमारी है और हम उसका इलाज। लेकिन अंडरवर्ल्ड में हर खून का बदला खून से लिया जाता है। रेयू तक नहीं पहुंच पाने पर उसके दुश्मन उसके घर पर हमला कर देते हैं। और जब रेयू वापस आता है तो उसकी बीवी और बच्चा मारे जा चुके होते हैं। टूट चुका रेयू समझ जाता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। नेल्स को बचाने के लिए वो उसे एक हेयरपिन देता है और कहता है, इससे कंपनी को बचाना। और फिर वो अकेला ही दुश्मनों के ठिकाने पर चला जाता है। नेल्स उसके पीछे भागती है, लेकिन जब तक वो पहुंचती है, रेयू मर चुका होता है। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। वो वही हेयरपिन निकालती है और अकेले ही पूरे गैंग को खत्म कर देती है। उस दिन के बाद वो रेयू की जगह ले लेती है। एक सीधी सादी लड़की धीरे धीरे एक ठंडी, बिना इमोशंस वाली किलर बन जाती है, जो कभी अपना निशाना मिस नहीं करती। 40 साल बाद वही लड़की अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी है, जिसका नाम है थॉर्नक्लॉ। अब वो अंडरवर्ल्ड की एक लीजेंड है। लेकिन इतने सालों तक लोगों को मारते मारते वो अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। अब उसके अंदर धीरे धीरे इंसानियत वापस आने लगती है। वो एक जख्मी आवारा कुत्ते को क्लिनिक ले जाती है और उसे अपने घर ले आती है। दूसरी तरफ उसी शहर में तैयबा नाम का एक लड़का ब्लैक मार्केट में अपनी किडनी बेचने आता है। लेकिन पैसे कम मिलने पर वो डील ठुकरा देता है और अकेले ही पूरी गैंग को खत्म कर देता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत एक गली में मुड़ जाता है और उस आदमी से बच निकलता है। वो आदमी, जो तैयोर का पीछा कर रहा था, आखिरकार थककर वापस मुड़ जाता है। लेकिन तभी अचानक एक फोकलिफ्ट उसकी गाड़ी से जोरदार टक्कर मार देती है। ड्राइवर बाहर निकलता है और पूरे सिचुएशन को एकदम ठंडे और अनप्रेडिक्टेबल अंदाज में संभालता है। गाड़ी में फंसा आदमी मुश्किल से जिंदा होता है और रहम की भीख मांगने लगता है। तभी ड्राइवर अपनी असली पहचान बताता है। वो है सन शिजियांग, डिजीज कंट्रोल एजेंसी का हेड। वो लड़ने के बजाय तैयोर के पुराने सारे काम गिनाने लगता है। वो कहता है, इतनी बड़ी टैलेंट को छोटी मोटी लड़ाइयों में बर्बाद करना बेकार है। फिर वो उसे एक डील ऑफर करता है, एजेंसी ज्वाइन करो और बड़े टारगेट्स पर काम करो। इसी दौरान थॉर्नक्लॉ हेडक्वार्टर वापस आती है। वहां वो एक रोती हुई औरत को देखती है, जो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही होती है। उसका बेटा एक गैंग की वजह से बर्बाद हो चुका है और अब कोमा में है। लेकिन इतनी दर्द भरी कहानी सुनने के बावजूद सन शिजियांग इस मिशन को ठुकरा देता है। वो कहता है, ये केस बहुत रिस्की है,
दूसरी तरफ ताइवो एजेंसी के उसूलों का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि ये सब सिर्फ दिखावा है। जैसे ही वो वहां से जाने लगता है, माहौल में तनाव बढ़ जाता है। तभी थॉर्नक्लॉ एक ठंडी चेतावनी देती है और पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। उसकी मौजूदगी ही इतनी खतरनाक होती है कि ताइवो भी चुप हो जाता है। फिर जिज्ञासा और अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से वो एजेंसी ज्वाइन करने का फैसला कर लेता है, एक लेजेंड बनने के लिए। लेकिन इसी बीच थॉर्नक्लॉ अपने चेकअप के लिए एक क्लिनिक जाती है। वहां उसे पता चलता है कि उसे एक खतरनाक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, जो धीरे धीरे उसके हाथों का कंट्रोल छीन लेगी। डॉक्टर की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए थॉर्नक्लॉ उसे सख्त लहजे में धमकी देती है कि उसकी बीमारी का राज एजेंसी तक कभी नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ ही समय बाद सिंडिकेट एक नया मिशन लेता है। इस बार टारगेट होती है एक 40 साल की औरत, जो अकेले रहने वाले बुजुर्गों के घर में हाउसकीपर बनकर घुसती है, उन्हें लूटती है और फिर बेरहमी से मार देती है। मिशन के दौरान एजेंसी का एक अनुभवी हत्यारा उस औरत को पकड़ लेता है। वो रहम की भीख मांगती है, लेकिन वो बिना किसी भावना के उसे गाड़ी में बैठाकर रेलवे क्रॉसिंग तक ले जाता है। वो उसे बेहोश कर देता है और पूरी घटना को ट्रेन एक्सीडेंट जैसा दिखा देता है। लेकिन तभी एक स्कूल गर्ल ये सब देख लेती है और डरकर वहां से भाग जाती है। बाद में जब वो पुलिस को सब बताती है तो जांच में पता चलता है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। सुरक्षा कैमरों में हत्यारे का चेहरा भी कैद हो जाता है और यही चीज पूरी एजेंसी को खतरे में डाल देती है। गोपनीयता बचाने के लिए तुरंत आदेश दिया जाता है, उस हत्यारे को खत्म किया जाए। और इस मिशन के लिए खुद थॉर्नक्लॉ आगे आती है। वो जल्दी ही उस हत्यारे जियांग को एक स्मारक हॉल में ढूंढ लेती है, जहां वो अपनी मर चुकी बेटी को याद कर रहा होता है। जियांग बताता है कि उस दिन उसने एक लड़की में अपनी बेटी का चेहरा देख लिया था और उसी वजह से वो अपना कंट्रोल खो बैठा। फिर वो अपनी दर्दभरी कहानी सुनाता है, कैसे एक निर्दयी आदमी ने उसकी बेटी की जान ले ली और उसी दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया। लेकिन वो समझ जाता है कि थॉर्नक्लॉ उसे मारने आई है। अचानक वो उस पर हमला करता है और वहां से भागने लगता है। थॉर्नक्लॉ तुरंत उसका पीछा करती है। अंधेरे में वो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स बंद कर देती है और चुपचाप उसके पीछे पहुंच जाती है। जियांग को लगता है कि वो बच निकला, लेकिन तभी अचानक थॉर्नक्लॉ उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि गाड़ी पलट जाती है। थॉर्नक्लॉ ये देखने के लिए आगे बढ़ती है कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन तभी जियांग अचानक उस पर हमला कर देता है और थॉर्नक्लॉ जोर से एक पत्थर से टकरा जाती है। जियांग अचानक थॉर्नक्लॉ पर झपट्टा मारता है और उसका गला दबाकर उसे छोड़ देने की भीख मांगता है। लेकिन थॉर्नक्लॉ हार नहीं मानती। वो पास पड़े पत्थर से उसके चेहरे पर जोरदार वार करती है। वो ठंडे लहजे में कहती है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मिशन पूरा करना जरूरी है, लेकिन अपने कमजोर होते शरीर की वजह से वो झांग का पूरी तरह सामना नहीं कर पाती और झांग फिर से उस पर हावी हो जाता है। तभी अचानक तैवो पीछे से आता है और झांग को चाकू मार देता है। वो थॉर्नक्लॉ का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुमने काम ठीक से किया होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। फिर भी थॉर्नक्लॉ चाहती है कि यह काम वो खुद खत्म करे, लेकिन झांग अपनी किस्मत मान लेता है और खुद ही अपनी जान ले लेता है। इसके बाद थॉर्नक्लॉ कांटा उसकी लाश को गाड़ी में डालकर वापस लौट रही होती है, लेकिन उसकी चोटें बहुत गहरी होती हैं। रास्ते में ही उसे रुकना पड़ता है और वो खुद अपना इलाज करने लगती है। ज्यादा खून बहने की वजह से उसे वहम होने लगता है और उसे अपने पुराने गुरु की झलक दिखने लगती है। कंट्रोल खोने की वजह से उसकी गाड़ी अचानक क्रैश हो जाती है। होश आने पर वो तुरंत एक लड़के को पकड़ लेती है, जो उसकी मदद करने आया होता है। लड़का घबराकर बताता है, मैंने आपकी गाड़ी देखी, लगा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मदद करने आया। क्योंकि थॉर्नक्लॉ अस्पताल जाने से मना कर देती है, इसलिए वो खुद ही उसके जख्म सिल देता है। उसकी पीठ पर गहरा घाव और एक खतरनाक चाकू का निशान होता है। ये देखकर थॉर्नक्लॉ उस पर भरोसा करने लगती है। बाद में वो डायरेक्टर सुन से मिलती है और उससे सवाल करती है कि उस पर भरोसा क्यों नहीं किया गया। सुन जवाब देता है, मैं तुम्हारी सुरक्षा चाहता था। लेकिन थॉर्नक्लॉ कहती है, मैं अभी भी अपना काम पूरी तरह कर सकती हूँ और एजेंसी अपने असली नियम भूल रही है। वो उसे याद दिलाती है, हमारा काम समाज के खतरनाक लोगों को खत्म करना है। तब सुन बताता है कि जिन लोगों का केस वो लेना चाहती है, वे एक बहुत ही पावरफुल माफिया से जुड़े हैं और उनसे टकराना मतलब पूरी एजेंसी को खतरे में डालना है। फिर वह ऐलान करता है, तैयबा अब आधिकारिक तौर पर हमारी टीम का हिस्सा बन चुका है। और जाते जाते थॉर्नक्लॉ का सामना उसी से होता है। तैवो आराम से थॉर्नक्लॉ से कहता है कि वो काफी समय से उस पर नजर रखे हुए है।
वो चेतावनी देता है कि डॉक्टर को जिंदा छोड़ना एक बड़ी गलती है, क्योंकि वो एक गवाह है। वो कहता है, अगर सिंडिकेट को पता चल गया तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, लेकिन थॉर्नक्लो ठंडी आवाज में जवाब देती है, अगर जिंदा रहना है तो मेरी नजरों से दूर रहो। उसी रात तैवू चुपके से सिंडिकेट के डेटा आर्काइव में घुस जाता है और एक पुरानी फाइल निकालता है। वह फाइल एक ऐसे बच्चे की होती है जिसके माता पिता मर चुके थे और जो बाद में एक मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंच गया था। अगले दिन थॉर्नक्लो उस डॉक्टर के बारे में जानने का फैसला करती है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसकी सास की फ्रूट स्टॉल पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी छोटी बेटी हानी से होती है। हानि की बनाई हुई ड्राइंग देखकर थॉर्नक्लो समझ जाती है कि उसकी माँ एक अच्छी इंसान थी। तभी उसकी नानी रोते हुए बताती है कि उसकी बेटी एक गलत सर्जरी के बाद 5 साल तक अस्पताल में रही और फिर उसकी मौत हो गई। इस हादसे ने उसके पति बोंगी को पूरी तरह तोड़ दिया। तब से वो बिना रुके काम कर रहा है, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए इंसाफ पाने के लिए। जब थॉर्नक्लो वहां से निकलती है तो बोंग उसका पीछा करता है। एक पल के लिए थॉर्नक्लो सोचती है कि अपनी पहचान बचाने के लिए उसे मार देना चाहिए, लेकिन तभी बोंग कहता है, मुझे लगता है मैंने एक अच्छे इंसान की मदद की क्योंकि तुमने उस कुत्ते को बचाया। ये सुनकर थॉर्नक्लो उसकी जान बख्श देती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर सुन और तैवू थॉर्नक्लो का मजाक उड़ाते हैं। वे उसे एक पुराना शेर कहते हैं जो अब कमजोर हो चुका है और उसे खत्म करने की योजना बनाते हैं। कुछ दिन बाद थॉर्नक्लो फिर से बोंग और छोटी हानि से मिलती है। हानि मासूमियत से कुत्ते के साथ खेलती है और बोंग अपने दिल का दर्द साझा करता है कि कैसे अस्पताल ने उसकी पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अंदर ही अंदर वो बदला लेना चाहता है। तैवू अब सीधे बोंग और उसकी फैमिली को निशाना बनाना शुरू कर देता है। पहले वो बोंग के क्लिनिक पर आता है और अजीब सी धमकी देता है, फिर फ्रूट स्टॉल पर छोटी हानि के पास पहुंच जाता है। ये देखकर थॉर्नक्लो तुरंत समझ जाती है कि खतरा अब बहुत बड़ा है। वो तैवू से डील करती है, अगर तुम अंडरवर्ल्ड छोड़ दोगे तो बोंग और उसकी बेटी को हाथ नहीं लगाना, लेकिन तैवू उसकी बात को उड़ा देता है। वो कहता है, एक खूनी किलर को सुकून से जीने का कोई हक नहीं। अगले दिन हॉस्पिटल में जोरदार ब्लास्ट होता है। बोंग अपनी बीवी के लिए इंसाफ मांग रहा होता है। इस ब्लास्ट का टारगेट वही हॉस्पिटल डायरेक्टर होता है जिसने बोंग की बीवी की जिंदगी बर्बाद की थी। पूरा हॉस्पिटल केओस में बदल जाता है। बोंग बस एक काले कपड़ों में किसी आदमी की झलक ही देख पाता है। कुछ ही देर बाद सिंडिकेट को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। इस बार टारगेट बोंग ही होता है। क्लाइंट दावा करता है कि वो हॉस्पिटल डायरेक्टर का बेटा है जो अपनी मां का बदला लेना चाहता है, लेकिन थॉर्नक्लो को ये सब गलत लगता है। वह इन्वेस्टिगेशन करती है और पता चलता है कि क्लाइंट फेक है। असल में वो किसी और के कहने पर काम कर रहा था। जब उससे कॉन्फ्रंट किया जाता है तो वो डरकर असली मास्टरमाइंड को कॉल करता है। फोन पर तैवू खुद कहता है, मैं बोंग को मार दूंगा जैसे ही वो काम से निकलेगा। ये सुनते ही थॉर्नक्लो तुरंत क्लिनिक की तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि बोंग लिफ्ट में तैवू के साथ खड़ा है। वो सीढ़ियों से दौड़ती है, लेकिन तब तक तैवू उसे रोक लेता है। दोनों एक कैफे में बैठते हैं। तैवू मुस्कुराता हुआ कहता है, थॉर्नक्लो, तुम हार चुकी हो। तुम्हारे पास बचाने के लिए लोग हैं, लेकिन तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। तभी एक आदमी फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और अचानक तैवू को गंभीर एलर्जी हो जाती है। वो तुरंत बाहर भागता है। इस पल से थॉर्नक्लो को एक पुरानी याद आती है। वो घर जाकर अपनी पुरानी फाइलें चेक करती है और आखिरकार समझ जाती है कि तैयबा का असली राज क्या है। सालों पहले उसने एक आदमी मारा था जो नौकरानी बनकर चुप रहा था। अब लगता है कि यह सब उसी पुराने खून का बदला है। जब तैवू का बाप गिरता है, उसका छोटा बेटा स्कूल से वापस आता है और थॉर्नक्लो उस बच्चे की जान बचाती है। वही लड़का बड़ा होकर तैवू बन जाता है। ये राज समझकर थॉर्नक्लो डायरेक्टर सुन के ऑफिस पहुंचती है और गुस्से में डिक्लेयर करती है, मैं हान सिंह 2 के हेडक्वार्टर पर डायरेक्ट अटैक करने वाली हूँ। वही माफिया बॉस था जो नशे के केस में दोषी था। सुन उसे रोकने की कोशिश करता है। कहता है, एक बूढ़ी औरत अकेले पूरे अंडरवर्ल्ड को नहीं हिला सकती, लेकिन थॉर्नक्लो ठाना लेती है, यह मेरा फाइनल मिशन होगा। चाहे जिंदा रहूं या ना रहूं, मिशन के बाद मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी और एजेंसी तुम्हें छोड़ देगी। वो चैलेंज देती है, अगर सच में चिंता है तो तैवू को बैकअप भेजो। लेजेंडरी अस्सासिन अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करके पहले हान को हरा देती है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाली होती है, हान की पूरी गैंग आ जाती है। मौत के खतरे के बीच भी थॉर्नक्लो का एक्सप्रेशन ठंडा रहता है। वो छायाओं में छिपकर स्ट्राइक करती है और गैंग को हिला देती है। लिमिट तक पुश होने के बाद भी वो सन को कॉल करके बैकअप मांगती है,
लेकिन सन मना कर देता है, मैं अपने शॉर्टकट को होपलेस बैटल में वेस्ट नहीं जाएगा। किनारे पर पुश हो जाने के बावजूद थॉर्नक्लॉ अपनी आखिरी ताकत निकालती है और गैंग को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। लेकिन आखिरकार एम्बुश हो जाता है और उसे पिट में फेंक दिया जाता है। उस समय उसे लगता है कि अब उसका अंत हो गया। किस्मत से महिला प्रोसेस सुन की हाल की बात सुन लेती है और तेवू को इन्फॉर्म करती है। तेवू तुरंत जीपीएस ट्रैक करता है और लोकेशन में घुसकर सबको खत्म कर देता है। लेकिन तेवू घबरा जाता है और थॉर्नक्लॉ का हाथ बढ़ाता है, उसे जिंदा निकालता है। वो सुरक्षित रूप से घर ले जाता है, जहां थॉर्नक्लॉ तेवू का शुक्रिया अदा करती है। थॉर्नक्लॉ तेवू को खाना खिलाने बुलाती है। तेवू पूछता है, तुमने हत्यारा क्यों बनना चाहा? आंखों में आंसू दबाते हुए थॉर्नक्लॉ अपना दर्द भरा बचपन बताती है। एक जिनसिंग रूट चुरा लेने की वजह से हमारा पूरा परिवार कर्ज में डूब गया और घर से निकाल दिया गया। बचपन में मैं हर घर में नौकरानी बनकर रही, पिटाई सहती रही और लोग मुझे बेकार कहते थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में किसी ने मुझे अपना खाना, घर और नौकरी दी और सिखाया कि कैसे चुपके से लोगों की मदद करें। तेवू समझता है कि वो भी कभी उसका परिवार थी। वो पूछता है, क्या तुम्हें याद है? थॉर्नक्लॉ याद करके माफी मांगती है। लेकिन सच यही है, उसकी हार सिर्फ दिखावटी थी, क्योंकि वो जानती थी कि तेवू उसे ढूंढेगा। जैसे ही तेवू समझता है, एनेस्थेटिक उसे बेहोश कर देता है। थॉर्नक्लॉ उसे चट्टान तक ले जाती है और वादा करती है, नरक में मिलेंगे, फिर बिना रुकावट दाढ़ी को खाई में गिरा देती है। कार पानी में गिरते ही वो आराम से सांस लेती है। बाद में सिंडिकेट वापस जाकर अनाउंस करती है, थॉर्नक्लॉ ने डायरेक्टर सुन के इनामी हत्यारे को खत्म कर दिया। अपने फेलियर्स का हिसाब खुद दो और सारे HQ के ट्रेस मिटा दो। लगता है अब वो शांति से रिटायरमेंट एंजॉय कर सकती है। लेकिन हानि के परफॉर्मेंस के दिन असली नाइटमेयर शुरू होता है। हानि किसी जाने पहचाने चेहरे को देखकर भाग जाती है। बोग और नानी डर जाते हैं। डॉक्टर कांग को मैसेज आता है जो सब कुछ उल्टा कर देता है। थॉर्नक्लॉ वेन्यू पहुंचती है, लेकिन वहां खाली है। डॉक्टर कांग सोचता है कि उसने हानि को ले लिया, लेकिन थॉर्नक्लॉ उसका रिफ्लेक्स रोक देती है। फिर चिलिंग मैसेज दिखाती है, तेवू अब भी जिंदा है और वो सजा देने आया है। वो हर रूल तोड़कर हानि को ले गया है और थॉर्नक्लॉ को अकेली पार्क में अपना ट्विस्टेड गेम खेलने वाला है। थॉर्नक्लॉ बोग को एश्योर करती है कि असली टारगेट वो है और पुलिस को इन्वॉल्व न करने को कहती है। फिर घर जाकर डॉग को खिलाती है, लेकिन उसका लॉयल साथी शांति से मर चुका होता है। सुबह की पहली लाइट के साथ थॉर्नक्लॉ तैयार होकर पार्क की तरफ चल पड़ती है। तेवू ने एक बड़ा घात लगाया, लेकिन थॉर्नक्लॉ पहले ही बिल्डिंग के पीछे से चढ़कर अंदर घुस जाती है। वो 2 भाड़े के सैनिकों पर ऐसे फैंटम की तरह हमला करती है कि वे समझ भी नहीं पाते। हानि की चीख सुनकर वो समझ जाती है, ये सिर्फ बैठा है। बच्ची को बचाने के लिए पूरी स्क्वाड क्लियर करनी पड़ेगी। एक मजबूत रस्सी देखकर वो एक डेयरिंग प्लान बनाती है। एक गिरे हुए भाड़े के सैनिक के अंग को रस्सी से बांधकर खंभे पर एंकर करती है। दूसरे सिरे से छलांग मारकर हवा में गोलियां चलाकर सभी को बेअसर कर देती है। जैसे ही स्क्वाड खत्म होता है, वो दूसरी बिल्डिंग में तेवू का सामना करती है। हानि को बचाकर वो तेवू से उसके सारे वेपन्स ड्रॉप करने को कहती है। थॉर्नक्लॉ गुस्से में पूछती है, डॉक्टर कांग की फैमिली को बार बार क्यों इन्वॉल्व करते हो? तेवू जवाब देता है, वो प्रोटेक्ट करने लायक है, लेकिन मैं ट्रैश हूँ। थॉर्नक्लॉ का आंसर सुनकर तेवू उसे जमीन पर गिरा देता है और हानि को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। तभी कैप्टन ली को कार की चाबी में ब्लास्ट का अंदाजा होता है, ये डेटोनेटर था। बच्ची को बचाने के लिए थॉर्नक्लॉ एक 1-on-1 शोडाउन के लिए रेडी होती है। थक जाने के बावजूद वो हर वार तेवू को रोकने के लिए करती है ताकि हानि बच सके। थोड़ा हानि रैंक कर फोन पकड़ती है, लेकिन तेवू उसे कुचल देता है। लेकिन ताकत कम होने के कारण समझ जाती है, वो उसे मार नहीं रही, सिर्फ समय खरीद रही है हानि के लिए। अंत में सीन के पंजे अपने हाथ से तेवू के आखिरी वार को रोकते हैं और अहम जवाबी हमला करके उसे पूरी तरह से कुचल देती हैं। तेवू अपनी बीती याद करता है और पूछता है, क्यों तूने मुझे छोड़ा? यादें फ्लैशबैक में जाती हैं जब वो सिर्फ एक स्कूल बॉय था। तेवू के माता पिता तलाक हो गए थे और वो अपने ठंडे और लापरवाह पिता के साथ रह गया। उसका बस एक सपना था, एक प्यार करने वाली माँ। और यह सपना पूरा हुआ जब थॉर्नक्लॉ उसके घर हाउसकीपर के रूप में आई। उसकी गर्मजोशी और देखभाल ने छोटे तेवू को खुशी से भर दिया। वो उसे अपनी माँ मानने लगा। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि थॉर्नक्लॉ असल में एक हत्यारा है और उसके पिता को मार चुकी है। तेवू घबराया या रोया नहीं। उसका पहला सहज ज्ञान था उसे ढूंढना। थॉर्नक्लॉ ने अपने कोड के अनुसार उसे तुरंत नहीं मारा। वो उसे जिंदा छोड़कर चुप रही।
क्योंकि वो पहली और अकेली थी जिसने उसे माँ की असली गर्मी दिखाई थी। तेवू उसके साथ जाना चाहता था। थॉन्क्लो ने वादा किया कि वो वापस आएगी जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर लीप मारकर चली गई। छोटा लड़का झूठे आरोपों में फंस गया, साइकेट्रिक वार्ड भेजा गया और अनाथालय में शिफ्ट हुआ। लेकिन उसने हमेशा विश्वास रखा कि थॉन्क्लो वापस आएगी। 25 साल बाद जब वे फिर मिले, थॉन्क्लो ने अपना वादा भूल चुकी थी। यही भूल वही वादा बन गया जिसने तैयबा का बदला लेने का कारण बनाया। थॉन्क्लो शौक में थी। इमोशंस को दबाते हुए उसने पूछा, क्यों पहले नहीं बताया? लेकिन तैवू डर रहा था। अगर वो बताता और थॉन्क्लो याद नहीं रखती तो उसकी जिंदगी का मतलब खो जाता। स्टॉर्म के बाद हानी अपने पिता के साथ सुरक्षित मिलती है। तैवू की मेमोरी का सम्मान करते हुए थॉन्क्लो एक टेम्पल में उसका ड्राइंग रखती है। यह उसकी फाइनल लेगेसी बन जाता है। थॉन्क्लो बदल गई है। अब वो ठंडी मशीन नहीं बल्कि शांति और सुकून के साथ सैलून में मैनिक्योर करवाती है। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। पेस्ट कंट्रोल एजेंसी रीबूट हो गई है नए एलीट हथियारों के साथ। और थॉन्क्लो का अगला टारगेट एक पाखंडी पादरी है। यही हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।